हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर रिवीजन लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। दिस रिवीजन लेक्चर विल हेल्प यू टू रिवाइज एंटायर सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इन फ्यू आवर्स। ओके सरकार, शुरू करेगा इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सरकार ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जब आप देखेंगे पहली बार, प्लीज कीप योर बुक इन योर हैंड एंड इस वीडियो को देखते जाइए। चैप्टर जब मैं रिवाइज कर रहा हूं, साथ में बुक, टॉपिक आपने वहां देखा, रिवीजन सुना, फास्ट रिवीजन हो गया, काम खत्म। फिर जब सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तब भले ही बुक साथ में नहीं हो, चल जाएगा। ओके चल, लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार, सबसे पहली बात, सीजीएसटी एक्ट लेवी कब होता है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है सर? सीजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एट द एक्सेप्ट। सर, सीजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ except alcohol liquor for human consumption at the rate which will be notified by the government on the recommendation of the GST Council, on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. Section 9 subsection 2 बोलता है सब क्या कि 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, सर लाइट डीजल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ। सरकार ये 5 गुड्स, इन गुड्स पे क्या होगा? एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन गुड्स पर जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। मतलब अभी इन पे जीएसटी नहीं लगता है। तो जीएसटी कितनी गुड्स पे लेवी नहीं होता है? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ये 5 गुड्स पेट्रोल वाली, इन पे जीएसटी अभी लेवी नहीं होता। सरकार सेक्शन 9(3) बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ भी गुड्स या सर्विसेज को नोटिफाई कर देगा ऑन द रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल, जहां पर जीएसटी पे करना है पर सप्लायर को पे नहीं करना, वहां रेसिपिएंट को पे करना। सिस्टम रिवर्स है उसको, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब कौन कौन सी गुड्स नोटिफाइड है ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है, पर कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है हम पढ़ेंगे आरसी वाले चैप्टर के अंदर। सर सेक्शन 9(4) बोलता है क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई भी टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज कर लिया है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर आरसीएम एज इफ ही इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे द जीएसटी। सरकार 9(4) अभी एप्लीकेबल नहीं है, टिल 30 सितंबर 2019 इसको पोस्टपोन कर दिया है। सरकार सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कहता है क्या, ओला। अरे सरकार, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, नोटिफाई करके बोल सकता है कि अगर ये सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। इसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते हैं क्योंकि ईसीओ इज नॉट रेसिपिएंट। ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। सरकार, और ऐसे केस में ईसीओ को टैक्स पे करना और हाँ उसी को पे करना और हाँ उसी को पे करना। याद आया क्या सरकार? सर ध्यान देना, एट प्रेजेंट 3 सर्विसेज नोटिफाइड है। कौन कौन सी? फर्स्ट, सर वैसे आएगा आरसी में पर हाँ बोलता हूं मैं पे। सर फर्स्ट है ओला, सेकंड है कौन सा? urbanclip.com हाउस कीपिंग सर्विसेज, और थर्ड है क्या? होटल अकोमोडेशन सर्विसेज। ये 3 सर्विसेज अगर ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड करी तो ऐसे केस में ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन, एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और ऐसे केस में उसी को टैक्स पे करना है, उसी को पे करना और हाँ उसी को पे करना। मतलब अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो उसको टैक्स पे करना है, उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग हिम इन इंडिया वो पे करेगा, नहीं तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ। मतलब पे उन्हीं को करना है। सरकार 3 सर्विसेज कौन कौन सी? फर्स्ट सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी। सर रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल। सेकंड है होटल अकोमोडेशन सर्विसेज। होटल अकोमोडेशन सर्विसेज अगर दैट होटल सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी। एंड सर थर्ड था क्या? हाउस कीपिंग सर्विसेज, पर इसमें भी ध्यान रखना वो प्लम्बर, कारपेंटर वगैरह, इफ दैट पर्सन इज नॉट लायबल टू रजिस्टर देमसेल्फ इन जीएसटी तो ही 9(5) लगेगा, अदरवाइज 9(5) नहीं लगेगा सर। पर ओला के केस में 9(5) हमेशा लगेगा। सर होटल में और हाउस कीपिंग सर्विसेज में क्या होगा? अगर दोनों पर्सन सप्लायर जो है वो अगर लायबल टू रजिस्टर नहीं है तो ही 9(5) लगेगा। सरकार ध्यान देना, 9(5) इज ओनली फॉर सर्विसेज और 3 सर्विसेज नोटिफाइड है। डन। सरकार कुल मिला के जीएसटी लेवी कब होता है? सप्लाई पे, इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, जीएसटी लेवी होता है सप्लाई पे। सप्लाई क्या होता है? सेक्शन नंबर 7 सेक्शन नंबर 7 डिफाइन करता है क्या? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स, ध्यान देना क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वो सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। ध्यान देना, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। 7 सबसेक्शन 1 क्लोज में बी बोलता है कोई बात नहीं, सरकार आपने अगर सर्विसेज इंपोर्ट करी है
सर्विसेज इंपोर्ट करिए, भले वो इन दी कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस नहीं है, पर सरकार वो अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई होगा. एग्जांपल netflix.com, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज. सर क्लोज नंबर सी बोलता है क्या, कोई बात नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं है तो भी वो सप्लाई होगा. 4 ट्रांजेक्शन जो शेड्यूल 1 में कवर है. शेड्यूल 1 में 4 ट्रांजेक्शन. फर्स्ट क्या है सर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. पर अगर आपने एम्प्लॉय को पर एनम पर एम्प्लॉय 50,000 तक का गिफ्ट दिया है तो ऐसे केस में उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. 7 सबसेक्शन 1 क्लोज मसी बोलता है 4 ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में जो कवर है. थर्ड ट्रांजेक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस वर्सा. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. तो ऐसे केस में वो सप्लाई होगा और जीएसटी लगेगा. सरकार ध्यान रखिएगा. एंड इसका फोर्थ पैरा बोलता है क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन in the course of furtherance of business from his related person who is outside India or a different establishment who is located outside India. तो वो भी सर्विस क्या होगी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, सप्लाई होगा ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन. दीज आर दी 4 ट्रांजेक्शन. ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई किया है तो क्या होगा, सप्लाई होगा. डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेम पेन नंबर पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन. और ऐसे केस में आपने ब्रांच ट्रांसफर किया है इंटर स्टेट फॉर एग्जाम्पल, जहां पे डिस्टिंक्ट पर्सन है वो, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा. पर अगर आपने सर कोई ट्रक के अंदर कोई मोड ऑफ कन्वेंस में गुड्स को रख के वहां भेजा है और ट्रक वापस यहाँ पे आ रही है सर अपने पास, ट्रक केवल गुड्स अनलोड करके वापस आएगी, तो मोड ऑफ कन्वेंस जो गया है दैट इज नॉट सप्लाई बॉस, उसमें गुड्स से वो सप्लाई हुआ है. ऑब्वियस बात है सर. सर्कुलर याद आया बच्चा इसका? यस सर. सरकार मान लो सर प्रिंसिपल टू एजेंट याद आया, एक सर्कुलर इस बार और आया. कौन सा, कि अगर आप आड़तिया हो अनाज मंडी में सर, कमीशन एजेंट हो सरकार, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर उस आड़तिया ने उस ऑक्शनियर ने मेरे बिहाफ पे माल सेल किया है तो क्या होगा, मेरे यहां से वहां जाएगा, वो सप्लाई हो गया. वो जब आगे बेचेगा एजेंट तो वो अगेन क्या होगा, सप्लाई होगा. मैंने जो जीएसटी लगाया उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी. वो जब आगे बेचेगा अगेन क्या लगेगा, जीएसटी. सरकार पर ध्यान रखना, सिंस अगर आपका जो गुड्स था वो अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था तो जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, वो एक अलग बात हो गई. अगर दूसरा गुड्स होता, किसी भी गुड्स को आप ऑक्शनियर के थ्रू बेच रहे हो या ऐसे एजेंट के थ्रू बेच रहे हो, जैसे C&F एजेंट हो गया, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, तो इसमें कवर होता है. अदरवाइज सारे एजेंट यहाँ कवर नहीं होते सर. आपने मेरा कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करा दिया और डायरेक्ट हमारा डील करा दिया और हमने आपको केवल प्योरली बीच में क्या दिया, कमीशन दिया है, तो दैट कमीशन एजेंट इज नॉट कवर्ड हियर. जो मैंने आपको क्लास में वैसे भी एक्सप्लेन किया है सर, ये वाला पॉइंट उसी के रिगार्डिंग सर्कुलर आया, कोई खास बात नहीं सर. क्लियर, उसी चीज को क्लेरिफाई किया जो हमने क्लास में पढ़ा था. माहौल सरकार ध्यान रखिएगा. अगली बात आती है क्या, कि इन केस, अच्छा इसमें एक और बात ध्यान रखना, बस प्रिंसिपल टू एजेंट सप्लाई हुआ और एजेंट ने आगे बेचा है हमारे बिहाफ पर. एजेंट क्या कर रहा है, अपने यहाँ पे गुड्स स्टोर कर रहा है और आगे सप्लाई वो कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं. हम अगर डायरेक्ट कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, हमारा बिल डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है, तो वो तो प्योर एक कमीशन एजेंट हो गया है, वो अपना कमीशन का बिल लिखेगा. पर हमारा बिल जा रहा है किसके पास, एजेंट के पास, और एजेंट बिल इशू करता है किसको, कस्टमर को. तो इस पॉइंट में कवर होता है पैरा नंबर शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 3 में सर. ओके, और वो सप्लाई होगा मेरे यहाँ से प्रिंसिपल के यहाँ से एजेंट के यहाँ से रहा. तब माहौल सरकार सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A कहता है क्या, वो सारे ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी सप्लाई है इस पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, और वो ट्रांजेक्शन में अगर डिस्प्यूट है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो उन कुछ केसेस में डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 आया. और शेड्यूल नंबर 2 क्या कहता है साहब, कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शिल इधर भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ध्यान रखिएगा बेटा सर, उसमें 7 पैराज है. फर्स्ट पैरा रिगार्डिंग गुड्स, फर्स्ट उसमें 3 पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सप्लाई ऑफ गुड्स. अरे मैंने गुड्स किराया भी दिया आपको, लीज पे दिया, भले फाइनेंस लीज हो, ऑपरेटिंग लीज हो, कोई भी लीज हो, राइट टू यूज ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है. अच्छा मैंने आपको गुड सेल किया है जहां पे सर ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट. तो ऐसे केस में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी सर आपको. तो इसलिए अभी वो डिफाइंड है कि ओनरशिप शेल ट्रांसफर ऑन अ फ्यूचर डेट, इसलिए आज जब मैंने आपको भेजा है वही क्या हो जाएगा साहब, सर जब मैंने आपको इंस्टॉलमेंट में से बेचा तो हो गया है सप्लाई ऑफ गुड्स से. सर सेकंड पैरा बोलता है लैंड और बिल्डिंग. अगर हमने लैंड और बिल्डिंग रेंट पे दिया, लीज पे दिया, लाइसेंस पे दिया है, टेनेंसी राइट्स दिए, ईजमेंट राइट दिया, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है सर. ध्यान रखना, टेनेंसी राइट्स के लिए भी एक सर्कुलर इशू हो गया इस बार, और बोलता है क्या होता ना, पगड़ी सिस्टम बेटा, तो पगड़ी सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, अगर आपने टेनेंसी राइट दिए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, और वो टेनेंट जो है आउटगोइंग टेनेंट उसने आगे सबलेट भी दिया है तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होगा. कई बार क्या होता है सर, वो जो टेनेंट मान लो 15-20 साल से आपकी दुकान ऑक्यूपाई करके बैठा है, उससे रेंट आप ले रहे हो, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, पर वो दुकान खाली करने के लिए या किसी और किराएदार को देने के लिए उससे टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करता है वो, तो दैट टेनेंसी प्रीमियम इज आल्सो चार्जेबल टू जीएसटी. ये सर्कुलर था इस बार साहब. ओके सरकार, देन आता है पैरा नंबर 3,
जॉब वर्क, अरे आपने किसी और की गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया, वो भी क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। पैरा नंबर 4 बोलता है रिगार्डिंग बिजनेस एसेट, अगर मैंने परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस कर दिया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन वो क्या है, सप्लाई है। सर सेकंड पैरा बोलता है क्या, बिजनेस के एसेट अगर हमने पर्सनल यूज में काम ले लिया है या एनी अदर पर्सन को अलाउ कर दिया फॉर यूज अदर देन बिजनेस पर्पस, तो वो क्या होगा, सप्लाई होगा। देन थर्ड पैरा बोलता है क्या, सरकार अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, या उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो ऐसे केस में जितने भी गुड्स उसको दिख रहे हैं सब, वो सब क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। और सप्लाई होंगे तो क्या लग जाएगा, जीएसटी। पर उसका एक्सेप्शन क्या है, अगर मेरा बिजनेस मेरे लीगल हायर ने कंटिन्यू किया या मैंने अपना बिजनेस पास ऑन कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसी को, और मेरा बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न कंटिन्यू है, तो ऐसे केस में कोई एसेट को सप्लाई नहीं मानेंगे सब। ओके, पैरा नंबर 5 बोलता है क्या, रिगार्डिंग डिक्लेयर्ड सर्विसेज तथा सर्विस टैक्स में सरकार 6 ट्रांजेक्शन, फर्स्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड आलिया भट्ट याद आई सर 70 फ्लैट्स, यस सरकार। सर क्लोज में बी बोलता है क्या, पैरा नंबर बी, सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग intended for sale to a buyer wholly or partly except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। सरकार याद है 100 फ्लैट में 70 फ्लैट बुक हो गए पहले बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन whichever is earlier, तो 70 फ्लैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस, 30 फ्लैट पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ओके सर ध्यान देना, मैंने आपके लिए बिल्डिंग बनाई वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैंने खुद के लिए बिल्डिंग बनाई मंगल टावर 70 फ्लैट बुक कर दिए वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। माहौल सरकार क्लोज में सी बोलता है क्या, सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर, सर मैंने टेम्परेरी ट्रांसफर किया, परमिटिंग में यूज किया, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर नेक्स्ट बोलता है क्या, मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने राइट गुड्स का राइट टू यूज दिया, किराया भी दिया, क्लियर, राइट इन यूज दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस। और ध्यान देना कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, याद है सर, अरे भाई कुछ नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट्स, कुछ नहीं करने के वैसे ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सरकार पैरा नंबर 7 बोलता है क्या, कि पैरा नंबर 6 बोलता है क्या, सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट ऑन ऑर्डर कैटरिंग सर्विसेज क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन का मैंने डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है बच्चा, क्लियर। मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी तो होगा क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर तो वो क्या है, कंस्ट्रक्शन सर्विस है। आलिया भट्ट के लिए फ्लैट बनाया, उसने बुक किया है, तो उसने को ठेके पे काम नहीं दिया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं दिया है, इसलिए वो सप्लाई ऑफ सर्विस है सरकार, सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस है वो, क्लियर। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, ठेका मिल गया सरकार। ओके, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग अगेन क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर पैरा नंबर 7 बोलता है क्या, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओए ने अपने मेंबर्स को कोई गुड्स बेचा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। अच्छा केवल गुड्स के लिए बोला है बेटा, सर्विसेज के लिए बोला नहीं, इसका मतलब सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगी, ये तो जस्ट एक क्लेरिफिकेशन ले दिया क्योंकि वो डीम्ड सेल में कवर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसको कंटिन्यू करने के लिए यहां लिखा क्या, अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओए ने अपने मेंबर्स को गुड्स बेचा तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। अच्छा अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओए ने अपने मेंबर्स को सर्विसेज दी, उसके लिए मेंबरशिप फी चार्ज किया, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। मेंबरशिप फी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर क्या लगेगा सर, जीएसटी लगेगा। इसके लिए सर्कुलर था बच्चा, क्या बोला था उसने कि अगर क्लब ने मेंबर को सर्विस दी है, मेंबरशिप फी लिया है, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। अच्छा क्लब को अगर मेंबर ने सर्विस दी है तो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मेंबर ने सर्विस दी है या क्लब ने सर्विस दी किसको, मेंबर को या वाइस वर्सा, वो क्या होगा, सप्लाई होगा और क्या लग जाएगा, जीएसटी। अच्छा ध्यान रखना, मेंबर से अगर मैंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मंगाया, इन्वेस्टमेंट मंगाया है, तो दैट इज विच इज रिफंडेबल बच्चा, विच इज नॉट मेंबरशिप फी, तो ऐसे केस में वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा। पर रेवेन्यू नेचर का कैश कॉल अगर है तो ऐसे केस में वो मेंबरशिप फी है, रिफंडेबल नहीं है, फीस एक तरह से बचा वो, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, क्या लग जाएगा, जीएसटी। ओके कोड, अच्छा या तक क्लियर सर। ये था आपका क्या, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A। पहले सेक्शन नंबर 7(1)D में कवर था, उसी को क्लेरिफाई करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, 7(1)A बना दिया, क्योंकि सर इसमें कंफ्यूजन था कि 7(1)A मतलब शेड्यूल 2 में जो ट्रांजेक्शन कवर है क्या वो नए ट्रांजेक्शन है, बोला नहीं, जो सप्लाई ऑलरेडी है 7(1) के हिसाब से वही सप्लाई होगा, पर उसमें जो डिस्प्यूट होगा वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसको सोल्व करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 आया सरकार। ओके इसको क्लेरिफाई किया अमेंडमेंट करके इस बार। सर 7(1) सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, अरे भैया फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेल नीदर बी सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसमें क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर बी। क्लॉज नंबर ए बोलता है क्या कि वो सारे ट्रांजेक्शन जो कहां कवर है, शेड्यूल 3 में, ऑल दोस ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन उसका सर क्या, अरे भाई सर शेड्यूल नंबर 3 क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जल्दी बताओ।
शेड्यूल नंबर 3 क्या है? वो सारे ट्रांजेक्शन जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होगा, वो सप्लाई ही नहीं होगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट है क्या? सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है क्या? कोर्ट फीस। अरे सर याद है कोर्ट फी चार्ज करी, कोई जीएसटी नहीं लेगा। थर्ड, देश के नेता लोग। सर 3 तरह के नेता, एक तो जो एमपी एमएलए वगैरह सारे पार्षद वगैरह सारे हो गए। सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बॉडी बनाई, उसमें कोई मेंबर हो, डायरेक्टर हो, उस पोस्ट की वजह से पैसा मिल रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड, सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी बनाई आईसीआई, उसके आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो या प्रेसिडेंट वगैरह हो, पोस्ट होल्ड करिए अपने बेटा, उस पोस्ट की वजह से अगर कोई पैसा मिल रहा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दैट्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पैरा नंबर 4 बोलता है क्या? सरकार अंतिम सेवा, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, नो सप्लाई। ओके, देन सर सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट 70 फ्लैट इज अ सप्लाई ऑफ, इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और लास्ट बोलता है क्या? एक्शनेबल क्लेम्स एक्सेप्ट बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक्सटर्नल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। डन। ये था क्या? शेड्यूल 3 सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर ए। क्लोज नंबर बी बोलता है क्या? सरकार गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल सकता है कि दीज ट्रांजेक्शन अगर गवर्नमेंट ने सप्लाई किए एज ए पब्लिक अथॉरिटी तो विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और 8 नोटिफाई किया उन्होंने, क्या अमेंडमेंट हुआ बेटा, इसमें ध्यान रखना। सरकार उन नोटिफाई करके बोलते हैं क्या? अगर कोई भी सर्विसेज दी किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने या लोकल अथॉरिटी ने, कौन सी? ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243W या आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर है, मतलब पंचायती काम और म्युनिसिपलिटी काम अगर गवर्नमेंट ने की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने की है, तो ऐसे केस में दोस ट्रांजेक्शन विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या? फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के पास गवर्नमेंट 7.3 बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो नोटिफाई कर दे, और नोटिफाई करके बोलते हैं क्या? इन ट्रांजेक्शंस को सर सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे, और इनको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे। और सर 8% ऐसा कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, इसलिए कोई नोटिफाई नहीं किया सरकार। इसी के साथ सप्लाई सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। बंडल सप्लाई याद है बच्चा आपको? यस। कंपोजिट सप्लाई, अगर वेन मोर देन वन सप्लाई, भले वो गुड्स हो या सर्विसेज या गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों, वो अगर मोर देन वन सप्लाई किया आपने इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर, कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर में अगर आपने सप्लाई किया, और वो नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लाई होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरल सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं क्या? कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट जो होगा उसमें क्लासिफाई करेंगे। मिक्स सप्लाई, अगर मोर देन वन सप्लाई साथ में किया, बंडल बनाया आपने, कॉम्बो किया विच इज नॉट नेचुरली बंडल, क्लियर, और फीस कॉमन चार्ज करी, तो ऐसे केस में उसको आर्टिफिशियल बंडल बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई का केस अगर है तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, पर सरकार उसको क्लासिफाई किस में करेंगे? ऐसा सप्लाई, ऐसे सप्लाई में क्लासिफाई कर देंगे, ऐसी गुड्स एंड सर्विस में क्लासिफाई कर देंगे, उस बंडल में से जो हाईएस्ट लायबिलिटी उसको देगा पूरे बंडल को, उसमें क्लासिफाई कर देंगे। हटा सर, इसी के साथ सेक्शन नंबर 8 खत्म होता है। अब ओके, इसे कई सारे एग्जांपल है, ध्यान रखना। मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट है, नेचुरली बंडल्ड है, आर्टिफिशियल बंडल्ड है, प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा? इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्लियर। केस टू केस आंसर चेंज हुआ सर। ओके, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आंसर चेंज हुआ सर इसके अंदर। ओके, ये था क्या? चैप्टर नंबर 1 आपका, चैप्टर नंबर 2 मतलब सप्लाई वाला, और सर लेवी वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8 खत्म होता है। अब डन। माहौल, सरकार, अगली बात। अच्छा एक बात ध्यान रखना सर, सप्लाई जो हमने पढ़ा है, ध्यान देना, लेवी कब होता है? सप्लाई पे होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ओके सर, ध्यान देना, हम इस लेक्चर में जो पढ़ रहे हैं, ऑल दोज अमेंडमेंट्स व्हिच आर मेड अप टू 31 अक्टूबर 2018, वो अमेंडमेंट सारे इसमें कवर हो जाएंगे सर, क्लियर। पर हाँ, दिस इज ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर, तो फास्ट ट्रैक बेस पे होगा ये हमेशा। ओके